आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं और आज भी दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या आज के विषय रहेंगे, आइए इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको जानकारी देंगे ज़ायद फसल में रोग प्रबंधन और इसके साथ ही मिट्टी और पानी का परीक्षण, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आधार इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस सी दुबे जी, आप सहायक महानिदेशक हैं पौध संरक्षण के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर दुबे। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र ऊर्जा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर ब्रजेश जी। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज दो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं और लगातार अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है, नए भारत की हम बात करते हैं और उसी में जो नई कृषि है, आधुनिक कृषि की हम देखते हैं। और इसी कड़ी में अगर खासतौर से आपको हम जानकारी दें तो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इन दिनों इजराइल पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, जिनका दौरा है 8 मई से 11 मई तक का। और इस दौरान ना सिर्फ जो अच्छी तकनीक है कृषि की, काफ़ी अच्छी तकनीक जो है इजराइल की वो मानी जाती है और अब से पहले भी कई इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो हैं हमारे देश में चल रहे हैं। फिर चाहे बात हम हाइड्रोपोनिक तकनीक की करते हैं, माइक्रो इरिगेशन की करते हैं, अलग अलग तरह की तकनीक है, किस तरीके से हम अपनी खेती को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसकी जानकारी लेने के लिए वो पहुंचे भी हुए हैं, देख भी रहे हैं किस तरीके से गतिविधियां जो हैं वहाँ चल रही हैं। और आज का उनका जो दिन है वो भी कुछ यहाँ पर बेहद खास रहा। क्या खास था उसमें, आइए देखते हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये दौरा इजराइल के कृषि मंत्री ओडेड फोरर के बुलावे पर हो रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। 8 मई को वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इजराइल के लिए रवाना हुए। इस 3 दिवसीय दौरे में वो कृषि और उद्यानिकी से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का दौरा करेंगे। 9 मई यानी सोमवार की सुबह उन्होंने इजराइल में ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर एरिया का दौरा किया और फिर नेट फिल्म क्षेत्र भी गए। इन जगहों पर गन्ना और कपास के अलावा धान की खेती में ड्रिप, सूक्ष्म और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली अपनाई जा रही है। इसके अलावा श्री तोमर इजराइल निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान भी गए और शाम को इजरायली एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। तो सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे हमारे देश की भी जो कृषि है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे उसको आधुनिक कृषि में हम उसमें हम कह सकते हैं बदलाव जो है वो ला सकते हैं, उसको आधुनिक कृषि बनाकर। साथ ही हम डॉक्टर दुबे आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो उन्नत तकनीक है उसका तो इस्तेमाल किया ही जाता है और अभी का जो हम बात करते हैं जो मौसम है ज़ायद फसलों का, और ज़ाहिर तौर पर कई तरह के जो रोग हैं उन फसलों में भी आते हैं, वहाँ पर किस तरह का जो प्रबंधन अपनाना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यह गर्मी की फसल में किसान भाइयों को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो रोग किसी भी समय आता है, इस समय रोग कुछ खास किस्म के रोग ही आते हैं क्योंकि तापक्रम ज़्यादा होता है और ज्यों ही तापक्रम ज़्यादा होता है और ज़मीन में या वातावरण में नम्रता बढ़ती है तो रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए किसान भाइयों को पहले से ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस फसलों में रोगों के बढ़ने की संभावना होती है उसके लिए अनुकूल जो दशाएं हैं वो ना होने दें। जैसे कि अभी आप आज दिखा रहे थे कि जैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी इजराइल में है। इजराइल की एक तकनीकी है जो ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर इरिगेशन का बहुत अच्छा ग्रीन हाउसेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इस समय गर्मी के मौसम में अगर पॉली हाउसेस हैं, ग्रीन हाउसेस हैं, उसमें थोड़ा भी तापक्रम में वृद्धि हो जाती है और आर्द्रता में वृद्धि होती है और किसी भी तरह से कोई रोग फैलाने वाले उसके व्याधि जो है मिट्टी में वहाँ पहले से मौजूद हैं तो उनकी तीव्रता बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके ये बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत तुरंत पड़ता है जो। और एक बार ऐसे ग्रीन हाउसेस में अगर एक बार संक्रमण हो जाता है तो उसका प्रबंधन बहुत मुश्किल होता है जो है। जी बिल्कुल, और ये ज़रूरी कि इसकी जानकारी जो है हमारे किसानों को होनी चाहिए। तो और बेहतर ढंग से आपको आज हम विस्तार से यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
रबी और खरीफ के बीच बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। जायद सब्जियों में टिंडा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, भिंडी और अरबी शामिल है। जायद की इन फसलों में कई तरह के रोग लगने की आशंका रहती है। ऐसे में अच्छी फसल के लिए जायद फसलों को रोगों से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। भिंडी की बात करें तो भिंडी की फसल में लगने वाले मोजैक और पर्ण कुंचन यानी लीफ कर्ल रोग सफेद मक्खी से फैलते हैं। मोजैक में पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के चितकबरे धब्बे बनते हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ जाता है। लीफ कर्ल में पत्तियों का हरा भाग छिछले गड्ढों का रूप ले लेता है। इस पर नियंत्रण के लिए एसिटामाइप्रेट दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर या कन्फिडोर 200 SL दवा को बुआई के 20 दिनों बाद और जरूरत के हिसाब से 15 दिनों के अंतराल पर इस्तेमाल करें। दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। वहीं जायद की कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी कई तरह के रोग लगते हैं। इनमें लगने वाले कुछ प्रमुख रोग जैसे मृदु रोमिल आसिता, चूर्निल आसिता और जड़ विगलन रोग फफूंदी से फैलने वाले रोग है। इनकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त फसल अवशेषों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। मृदु रोमिल आसिता के लिए मैंकोजेब 2.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कद्दू वर्गीय फसलों में बुकनी रोग के नियंत्रण के लिए कैराथैन 1 लीटर या 3 किलोग्राम घुलनशील गंधक को 1 हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दवाओं का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इस तरह आप सही समय पर सही तरीके से जायद फसलों की देखरेख करके न सिर्फ फसल को रोगों से बचा सकते हैं बल्कि अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से आप अपनी फसल को रोग से बचा सकते हैं और रोग के जो कारक हैं वो और भी हो सकते हैं। वो मिट्टी से भी आपकी फसल में कोई रोग आ सकता है और अच्छी उपज जो है वो अच्छे पानी की वजह से भी आपको मिल सकती है। और इसी के लिए माना जाता है कि जो मृदा है या पानी है उसकी जाँच आप कराएं। इस बारे में डॉक्टर ब्रिजेश आपसे हम जानना चाहेंगे। अमूमन एक किसान को यही लगता है कि अच्छा बीज ले लिया, उन्नत बीज का चयन हमने कर लिया तो हमारी अच्छी उपज हमको मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी की जाँच या पानी की जाँच जो है वो कितनी महत्वपूर्ण, क्या महत्व उसका? सर्वप्रथम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच का अभी जो गर्मी का मौसम है इस समय दौरान आपका खेत खाली है, इस दौरान मिट्टी की जांच कराने का सही समय है। जब तक कुछ जो रोग हैं मिट्टी से ये आते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी है तो उससे भी आप में पौधों में रोग आते हैं। जैसे धान की बात करेंगे तो धान में खैरा डिजीज होता है जो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। जब तक किसान भाई अपनी मिट्टी की जाँच नहीं कराएंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि इस समय खेत उनका खाली है, रबी की फसल की कटाई हो गई है, इस समय सही समय है, मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। जी बिल्कुल, अभी एक बेहतर समय है जिसमें आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं और साथ ही साथ पानी की जांच कराना भी उतना महत्वपूर्ण है जिससे आपको जानकारी हो कि जो गुणवत्ता है मिट्टी की या पानी की वो आपके पास क्या उपलब्ध है और उसी के अनुसार आप अच्छी उपज भी ले सकें। इस बारे में भी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे डॉक्टर ब्रिजेश और हमें बेहतर तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से जाँच कराने के लिए नमूना जो है वो हमको लेना होगा। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती किसानी सीधे तौर पर मिट्टी और पानी से जुड़ी है। अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। इतना ही नहीं, मिट्टी के साथ साथ पानी भी खेती के लिए काफी अहम है। यानी पैदावार से लेकर मुनाफे तक की बात काफी हद तक मिट्टी और पानी दोनों पर निर्भर करती है। ऐसे में अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की मात्रा और मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण करना जरूरी है। आपको बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं जो पैदावार में सहायक है। सरकार भी बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की हुई है। मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड महज एक कार्ड नहीं बल्कि किसानों का मार्गदर्शक है। इसके जरिए उन्हें खेत की मिट्टी के गुण दोष का पता चलता है और इन्हीं गुण दोषों के आधार पर वैज्ञानिक तय करते हैं कि किस खेत के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी और उसमें कितने उर्वरक की जरूरत होगी। इस तरह मिट्टी की जांच के दोहरे फायदे हैं। एक तो खेती की लागत में कमी आती है और दूसरे पैदावार भी अच्छी होती है। कुल मिलाकर खेती और अच्छी उपज में सेहतमंद मिट्टी और पानी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मिट्टी की बात की जाए या फिर पानी की, और एक किसान की उम्मीद यही होती है कि पैदावार अच्छी हो और लागत जो है वो कम हो सके, जो कि इन दोनों के बलबूते हो भी सकती है अगर आप इनकी जांच कराते हैं और उसके बाद आपको जिस तरह के परिणाम आपके सामने आते हैं। लेकिन खासतौर से डॉक्टर दुबे अगर बात की जाए जो हमारी जायद की फसलें हैं, बेलदार सब्जियाँ जिनकी हम खेती करते हैं, वहाँ भी जो मिट्टी है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, मिट्टी तो किसी भी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है और जैसे आपने पूछा, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया और आपके अभी जो आ रहा था टीवी में उसमें भी हम लोगों ने देखा कि मिट्टी की जांच करने से उर्वरता शक्ति का पता चल जाता है कि कौन से पोषक तत्व कितने हैं। तो अनावश्यक रूप से किसान उसको ज़्यादा नहीं डालता है तो उसका पैसा बचता है सीधे जो है। अगर जैसे नत्रजन है तो नत्रजन नहीं डालेगा, फास्फोरस है तो फास्फोरस नहीं डालेगा, यानी मिट्टी की दशा के अनुसार उर्वरक का व्यवहार करेगा। दूसरे क्या होता है कि पौधे मजबूत होते हैं, अगर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होता है तो पौधे मजबूत होते हैं। पौधे मजबूत होंगे तो उसमें रोग और कीट पतंगों का भी प्रकोप कम होता है। इसलिए मिट्टी की जांच कराना बहुत किसान भाई को आवश्यक है और लत्तरदार फसलों में भी उसकी जरूरत होती है, और खास करके जो आजकल पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस में होती है, क्योंकि जायद की बहुत सी फसलें जो है ग्रीन हाउसेस में होती हैं, तो उसमें मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। और मिट्टी की जांच केवल पोषक तत्वों तक सीमित नहीं है, ये भी है कि उसमें कोई व्याधि फैलाने वाले रोग के कारक तो नहीं है, उसकी भी व्यवस्था आजकल होती है, उसको भी टेस्ट करा सकते हैं किसान भाई। खास करके जो पॉली हाउसेस में खेती करते हैं वो जरूर उसकी कराएं। और साथ ही साथ अगर मिट्टी में पोषक तत्व के और उसकी गुणवत्ता के अनुसार ही जो है बहुत सी प्रजातियों की भी संशोधित की जाती है कि अगर वो लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, ऐसे मृदा की संरचना है कि जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, उसी अनुसार से प्रजातियों का चयन करने में भी आसानी होती है। तो किसान को कई तरह से उसकी फायदे होते हैं मिट्टी की जांच कराने से। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बारे में डॉक्टर ब्रिजेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है और जो पानी की गुणवत्ता है, इनका एक परस्पर अगर समावेश हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम ये होता है कि अच्छी उपज एक किसान को मिल पाती है। लेकिन किस तरीके से जो पानी की जांच है वो हमारे जो किसान है करा सकते हैं? पानी की जांच के लिए किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि आपका जो किसान भाई का ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल को 10 मिनट चलाएं और 10 मिनट चलाने के बाद उपरांत साफ़ सुथरी उनके पास बोतल है उसमें पानी लें, और लेने के बाद उसको नज़दीकी जो मिट्टी और पानी परीक्षण लेबोरेटरी है वहाँ पे वो दे करके जांच करा करके उसके आधार पे फसलों का चयन करें। जैसे दिनों दिन आपका भूमिगत जो जल है किसान भाई वो नीचे जा रहा है, जिससे कि जो पानी की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, दिनों दिन खराब होती जा रही है। पानी की गुणवत्ता के अनुसार जैसे मिट्टी पानी की जांच के उपरांत उनके पानी के जो गुणवत्ता के अनुसार भी फसलों का चयन करें। जैसे आपकी साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे सल्टेड वाटर की समस्या है, तो उसके अनुसार फसलों का चयन करना किसान के भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जिससे कि वो अधिक से अधिक अपना उपज ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी, हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवानी है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। चलिए, पद्मा सिंह जी जानना चाह रही हैं, मिट्टी की जांच कराना चाहती हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर ब्रिजेश, किस तरीके से कराएं और जो उसका नमूना लिया जाता है, माना जाता है कि वो भी एक खास प्रक्रिया है, किस तरीके से ये जांच करा सकती हैं? किसान भाई, आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका मिट्टी का नमूना आपका जैसे जो खेत है उसके रंग ढलान आकार के अनुसार 1 एकड़ खेत से 6 से 7 जगह से मिट्टी का नमूना लें। उसके आपके जो वो दाल दलहन तिलहन वाली फसलें हैं, वो अन्न वाली फसलें हैं, उसके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ का मिट्टी का सैंपल 6 से 7 जगह लें। आपके घरों में खुरपी या फावड़ा होगा, उससे मिट्टी की गहराई आपका 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ लें, जिसके उसके अनुसार आप मिट्टी ले करके उसको आप साफ सुथरी पॉलिथीन में रख करके उसको नज़दीकी आपकी कृषि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पे आप दे सकते हैं। देने के बाद आपका मिट्टी की जांच हो जाएगी, जांच के अनुसार उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, वो सब आपको सॉइल हेल्थ कार्ड भी वहाँ में मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे फसल में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उसके अनुसार आप
वैज्ञानिक सलाह के द्वारा आप अच्छी तरह प्रबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे और देश के जो अधिकतर किसान हैं वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा भी चुके हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिलती है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, फिर उसी की पूर्ति की जाती है, जिसके ज़रिए देखिए जो लागत है वो सीधे तौर पर एक किसान की बच पाती है। और जिस तरीके से डॉक्टर दुबे आप हमें बता रहे थे कि जो लागत है वो क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा खर्चा आ जाता है जब फसल में किसी तरह की बीमारी आ जाए या रोग लग जाए, तो कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जिनकी संभावना बनी रहती है जायद के मौसम में? जायद के मौसम में एक तो चूड़ी आसिता है जो कि कद्दू वर्ष के सभी फसलों में लगभग लगती है जी। दूसरे आप देखे होंगे कि फल सड़न, आजकल टमाटर जो बाहर आ रहा है मार्केट में, किसान भाई खरीदने जाते होंगे, हम लोग भी खरीदने जाते हैं, देखते हैं सब में फलों पर एक धब्बा, काला काला धब्बा रहता है, तो वो खेत से ही वो आता है और वो खेत से आकर के फिर वो स्टोरेज में भी, जो ट्रांजिट में भी, जो यातायात में भी, और फलों को सड़ा करके उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। तो फल सड़न लगता है, जड़ सड़न रोग लगता है, और खास करके अगर जिंजर इत्यादि देखें जो उसमें जो है जो अंदर बनते हैं तो उसमें राइजोम राट होता है, उसका राइजोम जो सड़ जाता है वो भी लगता है जो है। तो इस तरह के कई प्रकार के रोग लगते हैं इसमें जी। लेकिन इनके नियंत्रण के लिए या लक्षणों की अगर हम बात करते हैं पहले, किस तरीके से किसान इनके लक्षण पहचान के इनका नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं? जी, जैसे कि आप चूड़ी आसिता में किसान भाई देखेंगे कि पौधे के सभी हरे भागों पर धूल जैसा एक पदार्थ जम जाता है और वो धीरे धीरे धूल जो गाढ़ी होती जाती है, बाद में वो भूरे रंग की हो जाती है और पत्तियां पीली पड़ के सूख जाती हैं। तो वो आप इवन की जो भी फल लगते हैं उस पर भी धूल जैसा, मैंने जितने भी हरे भाग होते हैं जमीन के ऊपर होते हैं सब में लग जाते हैं जी। और फल सड़न में क्या होता है कि जो फलें होती हैं, फल पर जो है, जैसे टमाटर में ज़्यादा होता है, बैगन में ज़्यादा लगेगा, ये भी हो सकता है। जो कद्दू वर्गी फसलें हैं जिनके फल जो ज़मीन पर लगते हैं उसमें भी ज़्यादा होता है। ये कई तरह के फफूंदों से अलग अलग फसलों में होता है, लेकिन किसान भाई इतना जाने कि फलों पर जो है एक जैसे लगता है कि गर्म पानी गिरा दिया गया हो, वहाँ सॉफ्ट हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं और उनका आकार बढ़ता जाता है और पूरे फल जो है सड़ जाते हैं। जड़ सड़न में क्या होता है कि जड़ सड़ती है, और जड़ सड़ती है तो किसान को दिखाई नहीं देता है, उसके पौधे धीरे धीरे झुलसने लगते हैं और देखेंगे तो सभी तना और सभी भाग जो है स्वस्थ दिखते हैं, पत्तियां केवल झुलसने लगती है और पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो जड़ में सड़न हो जाती है, जड़ काली रहती है, उसकी छोटी छोटी जो पतली पतली जड़ें होती हैं वो टूट जाती हैं, निकलती नहीं है, सड़ जाती है। भी दो तरह का जड़ सड़न होता है, एक तो पूरा जड़ को हम पौधे उखाड़ते हैं तो पूरा जड़ उखड़ जाता है और जड़ काली रहती है। दूसरा होता है कि पौधे को जब हम उखाड़ेंगे तो पतली पतली जड़ें उसी में टूट के रह जाती हैं और जड़ जो है सूखा रहता है, तो शुष्क जड़ सड़न कहते हैं और एक को आर्द्र जड़ सड़न कहते हैं। और राइजोम राट जो होता है, जो आपके अदरक में होता है, उसमें फफूंद और बैक्टीरिया दोनों, जीवाणु और जो फंगस से दोनों, कवक से दोनों से होता है। इसमें जो है अदरक सड़ जाता है और धीरे धीरे चिपचिपा होकर के सड़ जाता है और बड़ी तेजी से बहुत नुकसान करता है। ये भी होता है कि अगर आप ऐसे ही थोड़ा सा संक्रमित अदरक को घर में लाते हैं और इवन आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो उसमें भी वो धीरे धीरे सड़ता ही रहता है। घर में आप देखेंगे एक दुर्गंध आने लगती है उसमें, ऐसे और उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके जो उत्पाद है वो बेहतर रहेगा, गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो बेहतर भाव उसका आपको बाजार में मिल सकता है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी आई या किसी रोग के लक्षण नजर आए तो जाहिर तौर पर जो उपभोक्ता हैं वो भी बचते हैं उससे और उतना बेहतर भाव आपको नहीं मिल पाता। तो ज़रूरी यही कि लगातार आप अपने खेत की निगरानी करें, फसलों को देखें और किसी भी रोग के लक्षण नजर आते हैं तो उसका निदान कैसे हो सकता है इसकी जानकारी ज़रूर लें। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और किस तरीके से आप मिट्टी और पानी की जांच कराकर अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और साथ ही जो जायद की फसलें आपने ली हैं वो कैसे निरोगी रह सकती हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद
उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जायद फसलों में रोग प्रबंधन की, किस तरीके से आप रोगों की रोकथाम इसमें कर सकते हैं और मिट्टी साथ ही पानी की जो जांच है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हमें कराना चाहिए लगातार। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी जुड़ रहे हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, एक नियमित दर्शक हमारे कार्यक्रम के। नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, हम मिट्टी की जांच कराते हैं जिसमें हमें पीएच मान का पता लग जाता है। तो बुआई के पहले हम जो है अच्छी उपज लेने के लिए हम भूमि का उपचार करते हैं, बीज का उपचार करते हैं, पर्याप्त नमी बनाए रखते हैं, उसी में बुआई करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? चलिए देखिए, काफ़ी जानकारी तो आपको है। इसके बाद और किस तरह का प्रबंधन जो है डॉक्टर ब्रजेश वो एक किसान को अपनाना चाहिए जिससे अच्छी उपज जो है वो उनको मिल सके? किसान भाई, आपको हम बताना चाहेंगे कि आप अपनी, जैसे आपका इस समय रबी की फसल की कटाई हो गई है, इस दौरान उपरांत आपका खेत खाली है, हर 2 साल में अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। जांच कराने से आपको पता चलता है कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। उसके अनुसार जो वैज्ञानिक के द्वारा सलाह दी जाती है उसके अनुसार आप फसलों में प्रबंधन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। तो हर सर किसान भाई आपको सलाह है कि हर 2 साल में आपको मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। जी डॉक्टर ब्रजेश, जिस तरीके से हम मिट्टी में हमारे किसान जो हैं उनको जानकारी है कि जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं उनकी जानकारी आ जाती है, अलग अलग पोषक तत्व हमारे, तो क्या कुछ ऐसी ही स्थिति हम पानी के साथ भी रहती है या सिर्फ जो एक उसकी पीएच वैल्यू जो हमारे किसान जानते हैं सिर्फ उतना काफ़ी रहता है किसान को कि आपकी जो पानी की गुणवत्ता है वो बेहतर है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें? मिट्टी के साथ साथ पानी की भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जैसे मिट्टी पानी के जांच में हम उसका पानी का पीएच, आपका उसमें जल चालकता, साथ साथ आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी जानते हैं, साथ साथ उसमें टीडीएस कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसके अनुसार भी आपका जांच होने से पता चल सकता है कि आपका पानी का जो नमूना है उस कौन से फसल के लिए सूटेबल है, कौन से फसल के लिए उपयोगी नहीं है। जब तक हम जांच नहीं कराएंगे तब तक आपका पता नहीं चलता है कि हमारा ये पानी कौन सी फसल के लिए गुणवत्ता के लिए अच्छी है। जी तो इसलिए किसान भाइयों आपको सलाह है कि आपका पानी का नमूना भी अवश्य जांच करवाएं, जिसके अनुसार उसके अनुसार सलाह वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार ही उस सिफारिश का प्रबंधन करें। चलिए बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि मिट्टी की भी देखिए जल ग्रहण जो क्षमता होती है, दक्षता जो होती है, उसकी जानकारी हर एक किसान को होनी ज़रूरी है। इस बारे में आप भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे यहाँ डॉक्टर दुबे? मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल का तो चुनाव होता ही है जल के गुण के अनुसार। अगर मृदा अच्छी है लेकिन उनका जल खराब है, उसमें लवण है या जो भी क्षारी है और अम्लीय है, तो धीरे धीरे वो उसके सिंचाई करने से वो ज़मीन खराब हो जाती है जी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उसको पीएच के अलावा उसमें क्या और सब क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है और उसमें क्षारितापन है कि लवणतापन है, उसके अनुसार भी किसान भाई वो ध्यान दे सकता है। मान लीजिए फसल का चुनाव करने के का उसको विकल्प नहीं है तो वो क्या करेगा, कम से कम वो कैसे जो है उसमें उसका प्रबंधन करे, कौन से उर्वरकों का व्यवहार करे कि जिसकी उस जल से सिंचाई करने से लवणता या क्षारीयता जो है या अम्लता जो है जमीन की ना बढ़ने पाए। तो ये बहुत बड़ा और इसमें अगर हम जायद की फसलों की भी बात करते हैं डॉक्टर दुबे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अगर एक किसान को ये जानकारी हो जाती है कि जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है तो शायद किसान को लगता है कि ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करेंगे तो जो एक आवश्यकता है, जो मांग है फसल की, वो पूरी हो पाएगी। एकदम जैसे बताऊंगा आपको, जैसे आप देखेंगे आजकल जो है क्या हाइब्रिड वेजिटेबल्स होती है, जो सब्जियों की फसलें होती हैं हाइब्रिड होती हैं जी। मटर को आप देखते हैं ऊपर जो है चढ़ा करके रखते हैं, जो है मचान पर, जो किसान भाई जो आपको लत्तरदार फसलें हैं उसको, लोबिया है उसको, अगर वो जमीन पर सटी रहती हैं तो थोड़ा सा भी सिंचाई होती है पानी से वो सड़ जाती है। या कई बार होता है कि पानी की गुणवत्ता खराब है तो उससे भी नुकसान होता है, फलों पर सीधे प्रभाव पड़ता है। तो पानी तो हमेशा जो है, जैसे हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, शुद्ध और अच्छा पानी, स्वस्थ पानी होना चाहिए, उसी तरह पौधों के लिए भी, जमीन के भी उर्वरता को बनाए रखने के लिए, पौधों को स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सभी पोषक तत्व पौधों में जल के द्वारा ही जाते हैं। अगर जल ही खराब होता है तो पोषक तत्वों का
पौधों में जो अपटेक होता है, यानी जो लेते हैं खींचते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। कई से पोषक तत्व तो जाएंगे नहीं, कई बहुत कम मात्रा में जाएंगे, अवशोषण उनका नहीं होता। हाँ, अवशोषण उनका नहीं होता है, तो ये भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जल तो बहुत जरूरी है जो है। जी बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर ब्रजेश, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि ना सिर्फ गुणवत्ता का हमें ख्याल रखना चाहिए, बल्कि हम सभी जानते हैं पानी जो है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसका ना सिर्फ दुरुपयोग कभी कभी किया जाता है, जो खुले तौर पर सिंचाई की जाती है, सतही सिंचाई जो की जाती है, लेकिन अब हमारे पास माइक्रो इरिगेशन जैसे विकल्प हैं, तो इनको अपनाना कितना ज़रूरी है, और उसमें जो अगर हमें गुणवत्ता मालूम है तो और कितना फ़ायदा हमें मिल सकता है। इसमें किसान भाई आपको बताना चाहेंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन से आप सिंचाई करते हैं, जैसे कि किसी खेत में मान लीजिए आपको 100 लीटर पानी लगता है, तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपको 80% पानी की बचत हो जाती है। तो इसमें किसान भाई ड्रिप इरिगेशन जैसे आपका साल्टेड वाटर है, तो इसमें आप ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो आपका जितना पानी कम जाएगा उतना ही कम आपका खेत में साल्ट जाएगा जी। तो इस वजह से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही आप अपने फसलों का चयन करें। ड्रिप इरिगेशन सब्जी वाली फसलों के लिए काफ़ी कारगर है, जिसमें कि आपका ये कम पानी में अधिक से अधिक उपज आप ले सकते हैं अच्छी तरह। जी बिल्कुल, कम पानी में देखिए अधिक उपज हम ले सकते हैं। और ख़ास तौर से जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की हम बात करते हैं, गुणवत्ता उसकी हम जांच लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर से डॉक्टर दुबे अगर देखा जाए, अगर दलहनी फसलों की भी हम बात करते हैं, मूंग की बात की जाए, अगर जायद मूंग की, तो कितना महत्वपूर्ण है, इसके ज़रिए भी कैसे हमारी जो उपजाऊ क्षमता है वो बेहतर होती है। सरकार का अभी आप देखें, हम दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसका मुख्य कारण एक यही रहा है कि जायद के फसलों में भी, जायद के टाइम में भी, गर्मी के समय में भी मूंग और उड़द का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, उसकी एरिया भी बढ़ी है, क्षेत्रफल भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है, अन्य उपलब्धियों के साथ साथ। तो और इसमें जायद में हम देखते हैं कि इसमें रोग भी लगते हैं, तो किसान भाई जो अभी तो बुआई कर चुके होंगे तो प्रॉपर उसका उचित रूप से बीज उपचार करें, उसके बाद लगाएं। लेकिन अभी अगर कहीं भी लगा हुआ हो, इसमें इस समय पीला चितरी रोग बहुत आता है, लीफ क्रिंकल आता है, जो कोढ़ टाइप के पत्तियों में जो है, उड़द में खास करके आता है कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये दोनों के नियंत्रण के लिए किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि कोई भी कीटनाशक दवा, जैसे थायमेथाक्सम है, इमिडाक्लोरोपिड है, इस दोनों में से कोई, स्पाइनोसेड है सबसे अच्छा, स्पाइनोसेड उड़द में हमने शोध करके देखा है, काफ़ी प्रभावी है। पत्ती के विकृत रूप है, किचुड़ी रोग जो जिसको कहते हैं, कोढ़ भी किसान भाई कहते हैं, हो जाता है। तो उसे 1 लीटर दवा को लेकर के 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके 500 लीटर घोल बना करके छिड़काव करें, उससे काफ़ी प्रभाव होता है। क्योंकि ये मक्खियों द्वारा, या जो है सफ़ेद मक्खियों द्वारा या और भी कीड़ों द्वारा, या रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलता है। तो ये जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं कहीं इलाकों में क्या होता है, शुष्क जड़ सड़न रोग भी लगता है। ये और आपको बताऊं कि जो जैसे अभी ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हम लोगों ने अनुसंधान करके देखा है कि मूंग उड़द भी जायद में अगर ड्रिप इरिगेशन से आप करें तो उसको आशातीत वृद्धि होती है उत्पादन में, और रोग का प्रकोप भी कम होता है, कीड़ों का भी प्रकोप कम होता है। तो जल प्रबंधन तो बहुत जरूरी है, जो है महत्वपूर्ण है, जो है फसल उत्पादन के लिए और रोग प्रबंधन के लिए भी जो है। जी, ना सिर्फ जल प्रबंधन डॉक्टर ब्रजेश, बल्कि जल संरक्षण जो है, इस दिशा में भी शायद अब बेहद ज़रूरी है कि हम बात करें, जो किसान हैं वो इसको लेकर भी जागरूक हों। जी, इसमें किसान भाई आपका जैसे ड्रिप इरिगेशन से आप सिंचाई करते हैं तो जल संरक्षण भी होता है, साथ साथ आपका पानी की बचत होने से पानी जितना अधिक जाता है उसमें भूमि की भी गुणवत्ता में काफ़ी खराब है। जैसे भूमि आपका क्षारीय पानी होने से आपके भूमि में उनके जैविक भौतिक गुणों का भी नुकसान होता है। तो इस वजह से किसान भाई ड्रिप इरिगेशन माध्यम से अगर आप सिंचाई करते हैं तो भूमि की जो जैविक भौतिक दशा है उसमें काफ़ी सुधार होता है, और साथ साथ आपका पानी का भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका भी आप बचत होती है। जी, चलिए इस बारे में और भी आपसे मैं जानकारी लूँगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं हरदा मध्य प्रदेश से। राहुल यदुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, मुझे पानी की जांच के लिए पूछना था। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? पानी की जानकारी चाहिए सर कि कैसे जांच करा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, पानी की जांच जो है वो डॉक्टर ब्रजेश कैसे कराई जाए? किसान भाई आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका जैसे एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल को आप पहले करिए, आप चलाने के बाद आपके पास साफ़ सुथरी बोतल है तो उसमें पानी इकट्ठा लीजिए। आप अब उसको पानी को लेने के बाद दो नज़दीकी आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र हो डिस्ट्रिक्ट में या कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे मिट्टी और पानी परीक्षण की प्रयोगशालाएं होंगी, वहाँ पे आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको पानी का जाँच हो जाएगा, उसके अनुसार
वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार अपने खेत में पानी का प्रबंधन करें। जी बिल्कुल, देखिए उसके अनुसार ही पानी का जो प्रबंधन आप करेंगे तो और बेहतर आपके लिए रहेगा। और उसके साथ साथ ना सिर्फ अच्छी जो उपजाऊ क्षमता है वो अगर आपके पास है और साथ ही अच्छी पैदावार अगर आप ले पा रहे हैं तो कोशिश यही कि लगातार खेत की निगरानी करें, उसमें किसी तरह की बीमारी या रोग ना आए। और खासतौर से डॉक्टर दुबे अगर बात की जाती है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि अभी क्योंकि एक तरीके से शुष्क रहता है मौसम, लेकिन ऐसे में अगर कहीं बरसात हो जाती है तो क्या उसकी वजह से भी किस तरह के रोग की संभावना है? एक तो शुष्क रहेगा तो कुछ ऐसे रोग हैं जो शुष्क मौसम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे शुष्क जड़ सड़न रोग है वो ज़्यादा आता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि जो बारिश हो जाती है या थोड़ी सी गहरी सिंचाई कर दिया जाए, ज़्यादा सिंचाई कर दिया जाए, उससे भी कई से रोगों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये किसान भाई को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एक तो पानी बहुमूल्य है, एक्सेस पानी, ज़्यादा पानी देने से ज़मीन की उर्वरता शक्ति का ह्रास होता है, ज़मीन की गुणवत्ता में ह्रास होता है और साथ ही साथ रोगों और कीट पतंगों का संक्रमण भी बढ़ जाता है। तो वो ज़रूर जो है पानी का कम उपयोग करें और बारिश होने से या सिंचाई करने से बहुत से रोग हैं जिसकी सांद्रता बढ़ जाती है जो है। जी बिल्कुल, जैसे कि जड़ सड़न है वो बढ़ जाएगा, आपका राइजोम राट है उसका सांद्रता बढ़ जाएगी और बहुत से जो रोग मक्खियों से फैलते हैं जी, गर्मी के मौसमों में मक्खियों की संख्या कम होती है और जो थोड़ी सी आर्द्रता बढ़ती है तो मक्खियां बढ़ जाती हैं, तो उसके वजह से जैसे सफ़ेद मक्खी है, आप जैसे भिंडी में देखेंगे अभी पीला चितरी रोग अभी आप दिखा रहे थे, तो उसका भी संक्रमण बहुत ज़्यादा से बढ़ जाता है। एकदम से शुष्क और आर्द्र शुष्क दोनों में अलग अलग व्याधियां आती हैं जी। तो बड़ा एक असमंजस की दशा है किसान भाई के लिए, उसका प्रबंधन बहुत अच्छे से करना है, उसका उनको ज्ञान होना चाहिए और उसके लिए वो अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में या केबी के सेंटर्स में हमेशा संपर्क बनाए रखें जी। भारत सरकार के पोर्टल हैं जिसमें वो संपर्क बनाए रखें और उचित सलाह उनको टाइम समय समय पर दी जाएगी, उस हिसाब से वो करें जो है। जी बिल्कुल, और साथ ही आवश्यकता की जो धारणाएं हैं उनको भी बदला जाए। किसान को लगता है ज़्यादा खाद अगर हम डालेंगे अच्छी उपज होगी, ऐसा कतई नहीं होगा। और अगर आप ये पूरा यही अपना आप मूल मंत्र बनाकर सिंचाई में भी करते हैं कि आपने खेत में ज़्यादा पानी लगाया तो अच्छी उपज आपको मिल पाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो आपके सामने बढ़ सकती हैं। कई तरह के जो रोग का खतरा है वो फसल में हो सकता है और उसके साथ साथ जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसको भी आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी यही कि ना सिर्फ मिट्टी पानी की जांच कराएं बल्कि खेत की निगरानी भी करते रहें। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप मिट्टी और पानी की जांच करा सकते हैं और साथ ही जायद फसल में किस तरीके से रोग प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल पाली राजस्थान से हमारे साथ कुंदन सिंह जी जुड़े हैं। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले अपने ट्यूबवेल के पानी की जांच करवाई थी। जी हाँ सर। जी हेलो जी कुंदन जी। हेलो कुंदन जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ सर, तो उसमें सर उस पानी की जांच रिपोर्ट में सर इसी 0.65 और पीएच 8.70 आया। तो इसमें मैं कोई किसी तरह की खेती कर सकता हूँ सर? चलिए, बिल्कुल। इस तरह का जो जितना पीएच वैल्यू आया है डॉक्टर ब्रिजेश, इसमें कौन सी खेती जो है वो उपयुक्त रहेगी या इसको हम एक सामान्य मान सकते हैं? किसान भाई, आपको बताना चाहेंगे जो पानी का नमूना है, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं 8.7 है, तो पानी आपका खारा है। और ईसी जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो इसमें आप वैज्ञानिक द्वारा जो आप जहाँ से जांच कराए हैं, वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह दी गई है उसी के अनुसार प्रबंधन करें। जैसे खारे पानी की भी आपका पूसा का एक संस्थान है, आपका सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में पड़ता है। उनके द्वारा भी खारे पानी की कई वैरायटी निकाली गई हैं। जैसे आपका सरसों की भी वैरायटी है, गेहूं की भी है, आपकी चने की भी 1-2 वैरायटी उन्होंने निकाली है वो खारे पानी के लिए जो उपयोगी है। तो आप वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह दी जाती है, वहाँ से जहाँ आप जांच कराए हैं उनसे संपर्क करके कि डॉक्टर साहब इसमें कौन सी हम इस पानी में कौन सी फसल ले सकते हैं, उनकी सलाह के उपरांत ही आप उस पानी का उपयोग करें। जी बिल्कुल। और खासतौर से राजस्थान जैसे राज्य की जब बात की जाती है तो पानी और भी बहुमूल्य हो जाता है, क्योंकि हर एक किसान यही चाहता है कि कैसे पानी जो उसके पास उपलब्ध है उसमें बेहतर ढंग से वो खेती कर सके। लेकिन इस दौरान डॉक्टर ब्रिजेश, क्या कोई ऐसी इस तरह की सावधानी रखनी होगी? जैसे अगर हम मिट्टी जांच की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, मिट्टी का नमूना लेते समय 3-4 पॉइंट ध्यान देना चाहिए। जैसे किसान भाई, आपका खेत है, रंग, ढलान, आकार के हिसाब से मिट्टी का नमूना लें। साथ ही साथ किसान भाई, अगर आपके खेत में अगर कोई वृक्ष है तो उसके नीचे से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लें। साथ साथ आपके खेत के पास अगर गोबर का ढेर है उसके पास से भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। साथ साथ आपका जो खेत है, खेत का चारों तरफ बॉर्डर है, उसको भी छोड़ के नमूना लेना चाहिए। और सिंचाई की जो नाली आ रही है उसके पास से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर किसान भाई अगर मिट्टी का सैंपल आप लेते हैं तो कि उनको उर्वरकों और दवाइयों के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। साथ साथ आपका जो नमूना ले रहे हैं, जिस औजार हो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जिसमें जो आप पॉलीथीन जिसमें रख रहे हैं वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये 2-4 बातों का किसान भाई अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपका जो नमूना है खेत का सच्चा प्रतिनिधि है। अगर आपका नमूना ही सही नहीं होगा तो मिट्टी की जाँच का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नमूना सही लेंगे तो उसी के अनुसार जो जैसा प्रबंधन करेंगे तो आपका उचित रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, जो तरीका है उसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, वी शेप में यानी वी आकार से जो मिट्टी का नमूना है वो लिया जाता है। और खासतौर से डॉक्टर दुबे, अगर हम देखते हैं, ना सिर्फ मिट्टी की जाँच एक किसान करा लेता है, बल्कि उम्मीद ये रहती है कि कैसे अच्छी फसल मिल पाए, उसमें किसी तरह का रोग ना आए। और हमारे देश में आज जो किसान है वो ना सिर्फ जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर जैविक खेती भी वो करते हैं तो क्या इसके जरिए भी रोग से मुक्ति मिल सकती है? हाँ, जैविक खेती आजकल सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है कि हम जो है जैविक खेती का बढ़ावा देना चाहती है। और उसका कारण है कि जो प्रदूषण रसायनों से अंधाधुंध अगर हम रसायन प्रयोग करते हैं तभी होता है। मानो ऐसा नहीं कि अगर हम न्याय संगत और आवश्यकता अनुसार रसायनों का प्रयोग करें तो हानिकारक नहीं है। लेकिन इससे बचने के लिए अभी जैविक प्रबंधन पर, जैविक खेती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ये कोई नया पद्धति नहीं है, हमारे बहुत पूर्वज इसको करते आए हैं। और इससे केवल सीधी सी बात है, जैसे हम पोषक तत्व अपना भोजन अगर संतुलित लेते हैं तो हम स्ट्रांग रहते हैं, मजबूत रहते हैं तो हमें व्याधियों का संक्रमण कम होता है। उसी तरह से अगर हम जमीन को, उर्वरा शक्ति को बनाए रखें और जैविक पद्धतियों के द्वारा कुछ प्रयोग करते रहें कि जिससे कि पौधे में इम्यूनिटी बढ़े, पौधे में रोग से लड़ने की, कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता बढ़े, तो उसका संक्रमण कम होता है। जैसे हम खेतों में गोबर की खाद डालें, खेतों में ऑर्गेनिक जो पदार्थ डालें, कुछ बाजार में उपलब्ध हैं जो जैविक उत्पाद, जैसे कि कवक परजीवी के उत्पाद हैं,
और जीवाणु परजीवी के उत्पाद हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो हानिकारक कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, मित्र कीट जो हाँ मित्र कीट होते हैं, उनको बढ़ावा दें। तो ऐसी सब, यानी किसान भाई शुरू से केवल उसको डालना नहीं है, ऐसी कर्षण क्रियाएं करना है, ऐसी खेती की पद्धति अपनाना है जिससे कि प्रकृति में रहने वाले मित्र जीव, मित्र कीटाणु, उनकी संख्या बढ़ती जाए। और वह कुछ दिन के बाद ऐसा होगा जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जमीन में भी बढ़ जाएगी, वातावरण में बढ़ जाएगी, तो जो रोग कारक हैं उनका संख्या, उनका संक्रमण का स्तर कम हो जाएगा और रोग का प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए स्वतः ही प्राकृतिक रूप से ही कितना फायदा जो है हमारे किसानों को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी आप लेना चाह रहे हैं? मतलब कि मूंग का फसल है ना, तो उसमें सुरका जैसे बीमारी है, वही पकड़ लिया है जी। मूंग की फसल इन्होंने ली है और किस तरह की जो बीमारी है बता रहे हैं। पुष्पा जी, मैं चाहूंगा एक बार किस तरह के लक्षण आप देख पा रहे हैं जो बीमारी है मूंग की फसल? मतलब कि फूल धरा है, उसके बाद है ना जी पिलुआ है ना, तो खा जा रहा है, कीट इनके कीड़ा लग रहा है जी। तो आप इसके लिए भी हाँ कीड़ा लग रहा है, कोई भी कीटनाशक दवा जो है आप जो है अगर कुछ नहीं मिलता है तो देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से जो अगर देखा जाए तो जिस फसल में कोई संशुद्ध की हुई कीटनाशक दवा का ही व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उस फसल में वो संशुद्ध की हुई कीटनाशक या फफूंदनाशक या कोई रसायन नहीं है तो उससे संबंधित जो फसलें हैं, जैसे मूंग में नहीं है तो उड़द वाले में ले लें, लोबिया में जो है वो ले लें, तो कोई भी आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी कीटनाशक दवा, देखिए क्या होता है, किसान भाई को अगर संक्रमण हो जाए तो वो तुरंत अगर किसी विज्ञान केंद्र पास में हो तो वहाँ जाएं, दिखा लें कौन सा कीड़ा है, तो उपयुक्त दवा का वो कर देंगे, या रोग रहे तो बता देंगे। नहीं भी है तो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं कि जो सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को क्या बुखार होता है तो पैरासीटामॉल एक खा लेते हैं, फिर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसी तरह कुछ नहीं हो तो रोगर आपके पास होगा, एक बहुत सामान्य सा दवा है, क्लोरोपाइरीफास होगा, कोई कीड़े वाली दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। और अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं हो तो, और पास में आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो, अगर आप 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि वो तुरंत दिखा लें, उसको दिखा करके वो संशुद्ध की गई जो कीटनाशक दवा का व्यवहार करें तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। होता अब तो हमारे पास अलग अलग पोर्टल हैं, अलग अलग मोबाइल ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप उसकी फ़ोटो भी खींच के अगर भेजते हैं तो आपको वहाँ से जवाब जो है वो जल्दी से आ जाता है, तो आपके लिए आसानी हो सकती है। और खासतौर से डॉक्टर ब्रिजेश, हम बात करते हैं जब आधुनिक तकनीक की बात की जाए, क्योंकि अगर कहीं पर जो पानी की गुणवत्ता है वो अगर सही नहीं है तो हमारे किसान जो है फर्टिगेशन तकनीक भी अपनाने लगे हैं। तो क्या ऐसा भी है कि खाद की मात्रा जो है उसमें ज़्यादा कर दें तो शायद कुछ बेहतर परिणाम मिल पाए? नहीं, फर्टिगेशन से किसान भाई को समझाना चाहेंगे, जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक द्वारा सलाह दी जाती है जितने % का घोल बनाना है उसी के अनुसार ही संशुद्ध करें। जैसे 1% का घोल वैज्ञानिक द्वारा नाइट्रोजन का जो आपको डोज देना है उसी के 1 से 2% जितना सलाह दी जाती है उतना ही दें, जिससे कि आपको अधिक बेहतर रिजल्ट मिल सके। आप वैज्ञानिक की सलाह के द्वारा ही, उनके सुझाव के द्वारा ही अपने फसल में उपयोग करें। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हैं नासिक महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत कुणाल जी आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, मुझे ये पूछना है कि यंत्र और रसायनों के सिवा जैविक पद्धति से जी। कुणाल जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, आपका सवाल और बेहतर तरीके से हम यहाँ सुन पाएंगे। जैविक पद्धति से खेती, मिट्टी और पानी की जांच कैसे करें? जैविक पद्धति से यानी जैविक खेती आप करना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि कैसे यंत्र और रसायनों के सिवा जी जैविक पद्धति से मिट्टी और पानी का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? चलिए, बिल्कुल। यानी अमूमन हमारे जो किसान हैं अपने अनुभव के आधार पर या घरेलू स्तर पर कोशिश करते हैं कि इसकी जांच हम खुद कर पाएं, और ये इन्होंने इसको नाम दिया कि क्या एक जैविक पद्धति के अनुसार, क्योंकि ना किसी यंत्र का इस्तेमाल हम करें ना किसी रसायन का, तो क्या ये संभव हम मान सकते हैं डॉक्टर ब्रिजेश?
किसान भाई आपको बताना चाहेंगे कि आपका जैसे मिट्टी का जांच के लिए आप पहले अपनी खेत का, अभी इस समय गर्मी का मौसम है, आपका खेत खाली हो तो उस मिट्टी का नमूना लें। नमूना लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी क्रॉप लेनी है। क्रॉप के अनुसार मिट्टी की गहराई सेलेक्ट करें। जैसे आपका जैसे अन्न वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, इसके लिए आपके मिट्टी की गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर तक वी आकार का गड्ढा बनाएं। उसमें से आपका पतली परत 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे वाली लेयर आनी चाहिए। इस प्रकार आप 1 एकड़ से आपका 7 से 8 जगह से मिट्टी का नमूना लें। फिर उसको आप एक साफ सुथरी पॉलिथीन में रख लें। अगर आपको किसान भाई अगर बाग लगानी है तो बाग के लिए अलग अलग डेप्थ रखते हैं, जैसे गहराई अलग रखते हैं। उसके लिए 0 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई लेते हैं। और किसान भाई आप बात कर रहे हैं जैविक खेती की, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि आपके भूमि में इस समय जैविक कार्बन काफ़ी कमी होती जा रही है। तो इस वजह से अगर जैविक खेती आप करना चाह रहे हैं तो अपनी मिट्टी का जरूर जाँच कराएँ। जांच के उपरांत आपको पता चलेगा कि आपके भूमि में कितने % जैविक कार्बन है। उसके अनुसार वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके आपके अलग अलग जो जैसे गोबर की खाद हो गया, आपका केचुआ की खाद हुआ, आपने वेस्ट डिकम्पोजर का भी नाम सुना होगा, जीवामृत का भी नाम सुना होगा, पंचगव्य का भी नाम सुना होगा। तो आप जहां जांच कराएं, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हो, उन वैज्ञानिक से जो सलाह दी जाती है जैविक पद्धति से, उनकी सलाह के अनुसार ही आप जैविक खेती कर सकते हैं। साथ साथ जैविक खेती करने के लिए आपको समस्या आती है, जो बीमारी आती है, उसका भी वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह दी जाती है, चलिए इस बात का उसके ख्याल अनुसार ही इनको आप रखना प्रबंधन होगा। अच्छी तरह कर सकते हैं। जी, बेहतर ढंग से जो प्रबंधन है वो आपको देखिए करना होगा। और खासतौर से अगर आप चाहते हैं आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो अच्छी रहे, तो जैसा आपने कहा जैविक खेती जो है वो एक बेहतर विकल्प है। अगर आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए अपने खेत को भी और खुद को भी, और करीब 1.5 से 2 साल बाद आप उसकी जाँच कराएंगे तो जाहिर तौर पर जो गुणवत्ता है वो आपको कुछ बेहतर मिल सकती है। और साथ ही साथ पानी की जाँच भी आप करा सकते हैं। आपकी जो निकटतम प्रयोगशाला है कृषि विश्वविद्यालय की, या अगर आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर इस तरह की सुविधा आपको उपलब्ध है तो जांच जरूर कराएं। आगे भी इन दोनों विषय के बारे में आपको जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो जायद की फसलें हैं उनको आप रोगों या बीमारियों से बचा सकते हैं, और मिट्टी या पानी की जांच जो है उसकी जांच कराना क्यों ज़रूरी है या कैसे आप इसकी जांच करा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक और हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं जितेंद्र जी? सर हम
कह रहे हैं कि हमारे पास बागवानी और बागवानी फसलों के लिए सर मिट्टी की गहराई कितनी चाहिए कि जांच के लिए? जांच के लिए कितनी गहराई जो है, यानी नमूना जो है किस तरीके से हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? चलिए बिल्कुल, कितनी दूरी से लेना है और किस तरीके से नमूना लेना है डॉक्टर साहब? किसान भाई आपको बताना चाहेंगे, बागवानी फसलों के लिए आपका मृदा का जो नमूना होता है लगभग 1 मीटर गहराई तक मिट्टी का सैंपल लेते हैं। उसमें आपको मिट्टी का नमूना 0 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर 3 लेयर का सैंपल लेना पड़ता है। आप अगर सपोज आपका 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत से 7 से 8 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है आपको, और उसमें अलग अलग गहराई का सैंपल लेना है। जैसे आप 6 से 7 जगह से मिट्टी का नमूना ले रहे हैं तो 0 से 30 सेंटीमीटर का जो मिट्टी है एक पॉलीथीन में रखना है आपका, 30 से 60 सेंटीमीटर दूसरी पॉलीथीन में रखना है, या 60 से 90 सेंटीमीटर तीसरी पॉलीथीन में रखना है। इस तरह आप 1 एकड़ खेत से 3 सैंपल होंगे, जिसको आप अपना नाम, गांव, डिटेल्स लिख करके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में दे सकते हैं, या आपके कृषि विश्वविद्यालय है पास में तो वहाँ दे सकते हैं, जिससे कि जांच के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि ये बागवानी फसल है, हमें ये लेना है, इसमें कौन से पोषक तत्व की प्रबंधन कितनी मात्रा में करनी है। वैज्ञानिक द्वारा जो सलाह जांच के उपरांत मिलती है उसके अनुसार आप प्रबंधन कर सकते हैं अपनी बागवानी फसलों के लिए। जी बिल्कुल, और आज के समय में तो देखिए अलग के जो मोबाइल प्रयोगशाला हैं, मोबाइल लेबोरेटरी हैं, वो भी संचालित की जा रही हैं, यानी आपके गांव में ही वहीं पर आकर आपको जानकारी जो है इस बात की दी जाती है किस तरह की गुणवत्ता है आपकी मृदा की, आपकी मिट्टी की। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जैसा हमारे दर्शक जो थे वो पूछ रहे थे कि क्या हम ये खुद से भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं। आप जो वैज्ञानिक विधि है, डॉक्टर दुबे आप भी इस बात से सहमत होंगे, जो वैज्ञानिक विधि बताई जाती है, जो संशोधित की जाती है, उसका पालन करें। हाँ, किसान भाई को यही सलाह दूंगा कि कुछ घरेलू नुस्खे हैं कि जैसे मिट्टी का रंग देख करके, लाल है तो उसमें आयरन ज़्यादा होगा तो पीएच कितना होगा, अगर वो सड़ी गली गोबर की खाद होती है तो काली होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अब जाएंगे काटन की सॉइल होती है जो कपास की, वो काली होती है, भले ही उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम हो। तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो किसान भाई प्रयोग में लाते हैं, और कुछ उनमें एक रेंज पता चलता है, एक औसत पता चलता है, लेकिन सही पता नहीं चल पाता। इसलिए मैं हमेशा सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि मिट्टी की और पानी की जांच अपने जो संशुद्ध की गई केंद्रों से कराएं, केबीके में कराएं, जो लेबोरेटरी उसकी प्रयोगशाला है वहाँ कराएं, और वह सलाह लें। अगर नहीं भी वैज्ञानिक सलाह देते हैं तो आप उनसे पूछें कि हमें कौन सी फसल लेना है, उसके अलावा हमें क्या प्रबंधन करना है कि जिससे हमारी मिट्टी और जल जो स्तर से खराब हो गई है फिर पुनः खराब ना होने पाए। अगर नहीं भी पानी खराब है तब भी वो पूछें उनसे कि क्या हमें सावधानी बरतनी है कि हमारी मिट्टी खराब ना होने पाए, पानी ना खराब होने पाए, क्योंकि उनका उत्पादन और किसान का भविष्य उसी जमीन और पानी पर निर्भर है। सभी चीज़ें उसी से हैं, कितना उत्पादन होगा, कितना उर्वरक डालना है, कौन सी व्याधियाँ लगनी है, कौन से रोग लगने हैं, सब कुछ उनकी पानी और मिट्टी की दशाओं पर ही निर्भर करता है। इसीलिए तो उसे हम किसान भाई जानते हैं कि मिट्टी को हमारी जननी कहा गया है, और वो पोषक प्रदान करती है, पौधे को स्वस्थता प्रदान करती है, तो उसको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ माटी बल्कि पानी के लिए भी है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख। लेकिन ये इसकी जो महत्व है वो हर किसी को यहाँ पर जानना होगा। खासतौर से डॉक्टर दुबे, जिस तरीके से हमारी जो जायद की फसलें हैं या दूसरे मौसम में हमारे किसान फसल लेते हैं, तो अगर फसल में किसी तरह का रोग या बीमारी नहीं लगेगी तो ज़ाहिर तौर पर अच्छी गुणवत्ता मिल पाएगी, और उसके ज़रिए किसान की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकेगा। बहुत सही आपने कहा कि इसमें क्या होता है कि दोहरा लाभ होता है किसान को। अगर रोग नहीं लगा तो उनको पैसा नहीं लगाना है कीटनाशी या रोगनाशी के प्रबंधन के लिए। दूसरा, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो उनका मार्केट बाजार भाव बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर आप देखते हैं, अभी हम सामान्य रूप से हम लोग खरीदने जाते हैं बाजार में, जो टमाटर के बगल में देखेंगे आजकल गर्मी में जो टमाटर हो रहा है 40 रुपये किलो, बगल में 30 रुपये किलो, क्योंकि वो जो उसी से छांट के निकाल दिया जो रोगी है। वो फ्रेंच बीन आप लेते हैं जो जिसमें जो है आप कुछ फलियां सड़ी हुई हैं, उसका रेट अलग होता है। जो सेम लेते हैं कुछ सड़ी हुई हैं, कुछ अलग रेट होता है, तो मार्केट भाव जो है बढ़ जाता है किसान का। दूसरे, अगर वो कीटनाशी का या रोगनाशी का व्यवहार नहीं करता है, किसी भी प्राणी विषनाशी का, तो उसमें अवशेष नहीं आते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ जाती है। अभी भारत सरकार का लक्ष्य है, हमारे किसान भाइयों का भी लक्ष्य है कि बहुत से जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हम बाहर अपने उत्पाद को भेजें। और बाहर उत्पाद भेजने के लिए ज़रूरी है कि
तो कृषि निर्यात में भी हमने देखा 17% से ज्यादा का इजाफा इस बार भी 50% करीब हमारा निर्यात हुआ है। तो हम वो चाहते हैं कि वो हमारा गुणवत्ता बढ़े और उसमें कीटनाशियों के पोषक अवशेष कम रहें। उसके लिए जरूरी है रोग का, अगर रोग और कीटों का संक्रमण कम होगा तो किसान को उपयोग नहीं करना पड़ेगा, तो गुणवत्ता बढ़ेगी और वो अपने लिए भी खाने में जो है काफ़ी लाभदायक है। तो ना सिर्फ देखिए वैश्विक स्तर पर जब निर्यात की बात की जाती है, घरेलू स्तर पर हम अपने उपभोग के लिए उपभोक्ता के नज़रिए से देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर रहता है, क्योंकि अलग अलग मानकों का ख्याल रखा जाता है जब भी उत्पाद का निर्यात किया जाता है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी अवशेष आया तो पूरा आपका जो उत्पाद है वो रद्द कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ज़रूरी यही कि आप समय रहते जो रोग प्रबंधन है वो अपनाएं, अपनी लागत को बचाएं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। तो ना सिर्फ ज़ायद फसलों में बल्कि मिट्टी और पानी की जांच कराकर ज़ाहिर तौर पर उम्मीद हम यही करते हैं कि आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे, अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और इस देश की कृषि को और ज़्यादा मजबूती देकर आधुनिक कृषि में तब्दील कर सकेंगे। फिलहाल हमारे दोनों विशेषज्ञ आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आज आपने ना सिर्फ मिट्टी और पानी की जांच क्यों हमें करानी चाहिए, किस तरीके से करा सकते हैं, बल्कि जो हमारी जायद की फसलें हैं कैसे उनको हम रोग रहित कर सकते हैं। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार करें। कल बात करेंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव की, कैसे इसका रखरखाव आप कर सकते हैं और ढैंचा इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग कैसे किया जाए, एक बेहतर विकल्प हरी खाद का ये, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आखिरी विकल्प लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद हो चुका होगा। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें ये सारी जानकारी जो है अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।